दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। कहानियाँ सुनाता हूँ। द काम स्टोरी सेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज इसके अंतर्गत मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको अपनी ही लिखी हुई किताब दरख्त की एक और कहानी, एक मौत ऐसी भी। अपने काले कोट को उतारते हुए अनुराग ने अपने नौकर को आवाज़ दी, किशन, एक कप चाय दे दो। फिर वह सोफे पर बैठ गया। अभी अभी कोर्ट से घर लौटा था। अनुराग उस शहर के हाई कोर्ट का एक नामी गिरामी बैरिस्टर था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। चाय की चुस्की लेते हुए उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। खोलकर देखा तो अंदर एक निमंत्रण पत्र था, उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन किया था। लॉ फैकल्टी से एक 3 दिवसीय सेमिनार के लिए चीफ स्पीकर के तौर पर आमंत्रण मिला था। अनुराग के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अक्सर उसे देश के विभिन्न भागों से बतौर वक्ता बुलाया जाता था, लेकिन यह बुलावा उसके लिए कुछ अलग था। उसकी बहुत सी यादें इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी। 20 साल बीत गए और ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात है। वो भी क्या दिन थे, किताबों और ख्वाबों के दिन। मुझे जाना चाहिए, फिर बबीता से भी शायद मुलाकात हो जाए। पता नहीं कहाँ है वो, और न जाने कितनी ऐसी बातें अनुराग मन ही मन सोचता चला गया। बबीता कौन थी? बबीता उन कॉलेज के दिनों में सबके लिए एक ख्वाब थी। कॉलेज में उससे सुंदर और सुशील कोई और न था। अनुराग से एक क्लास जूनियर थी, लेकिन कई मायनों में वो अनुराग से आगे थी। कम बोलना, बात बात पे मुस्कुराना, किसी से किसी की भी शिकायत न करना, उसकी इन अदाओं के साथ साथ हर एक अदा प्यारी थी, जिसके सब कायल थे। वह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर स्थित एकांत में एक बड़े से मकान में अपने पापा के साथ रहती थी। कॉलेज कैंपस की रौनक थी वो। जो उससे मिल लेता अपने आप को खुशनसीब समझता, और उसमें से एक अनुराग भी था। अनुराग ने अपने फ्लाइट का टिकट बुक किया। अगले रविवार उसे प्रस्थान करना था। बहुत सारी योजनाओं को मन में संजोए उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। फ्लाइट से उतरने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस पहुंचा। शाम हो चुकी थी। कैंपस पहले से बदला बदला नज़र आ रहा था, लेकिन कैंपस की खुशबू वही थी जो 20 साल पहले थी। एक अजीब सुख की अनुभूति हो रही थी उसे। सामान अपने कमरे में रखकर अनायास ही वो बाहर की ओर खींचा चला आया। टहलते टहलते अपने कॉलेज के कैंपस में कदम रखा, और उसके मानस पटल पर बीते दिनों की कहानी एक चलचित्र की भांति चलने लगी। ऐसा ही कुछ था कॉलेज का पहला दिन, जब अनुराग ने बबीता को पहली बार देखा था। बबीता की एक झलक किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी, और अनुराग भी इसका अपवाद नहीं था। पहली नज़र में ही वो बबीता की तरफ थोड़ा आकृष्ट हुआ था। बबीता इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में थी, जबकि अनुराग का बीए फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन था। अक्सर कॉलेज के लड़के बबीता सहित अन्य लड़कियों के बारे में बातें किया करते हैं, लेकिन अनुराग की ज़्यादातर रुचि पढ़ाई में थी। उसके इस गुण के कारण प्रोफेसर वासु उससे विशेष स्नेह रखते थे। अक्सर वे अनुराग से कहा करते, तुम्हें कुछ विशेष सहायता की ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, मुझे तुम्हारी मदद कर खुशी होगी। अनुराग हामी भरकर रह जाता, लेकिन जब परीक्षा सर पर आ गई तो कॉलेज की छुट्टियों के दौरान उसने प्रोफेसर वासु से मदद लेने का सोचा, और एक शाम उनके द्वारा बताए घर के पते पर चल दिया। घर का कंपाउंड बहुत बड़ा था, और कंपाउंड में दाखिल होने के लिए एक ग्रिल गेट था, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था।
गेट में बाहर से ताला लगा था। अनुराग को लगा कि शायद अंदर कोई नहीं है और वो लौटना चाहा। फिर घड़ी में टाइम देखते हुए सोचा कि प्रोफेसर वासु ने टाइम तो अभी कहीं दिया था। कुछ संकोच करते हुए उसने गेट पर लगे कॉल बेल को दबा दिया। अंदर से जब बबीता अपने दुपट्टे को संभालते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी तो अनुराग को कुछ क्षण के लिए विश्वास नहीं हुआ कि वह सही घर में आया है। उसे नहीं पता था कि बबीता प्रोफेसर वासु की बेटी है। अरे आप, मैं तो वासु सर से मिलने आया था, उनका घर यही है क्या? अनुराग ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। प्रोफेसर वासु मेरे पापा हैं, आप अंदर आ जाइए, बबीता ने गेट खोलते हुए कहा। दोनों साथ चलकर अंदर जाने लगे। बाहर से ताला का लगा होना अनुराग को कुछ अटपटा सा लगा और उसने पूछ ही डाला, बाहर से लॉक? मैं तो वापस जा रहा था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हाथ घुसाकर बंद हो जाता है और ज़्यादातर तो गेट खुला ही रहता है, बबीता ने जवाब दिया। यह एक शुरुआत थी उस सिलसिले का जिसे अभी रुकना नहीं था। रोज़ का आना जाना शुरू हुआ। अनुराग और बबीता के व्यवहार एक दूसरे को आकर्षित करते चले गए और दोनों में कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। इस बात से अनजान प्रोफेसर वासु इस रिश्ते को कभी समझ नहीं पाए। उनकी नज़र में अनुराग एक अच्छा, होनहार और आज्ञाकारी विद्यार्थी से अधिक कुछ भी नहीं था। उन्हें अनुराग और बबीता दोनों पर विश्वास था और किसी भी तरह से उन्होंने उनके मिलने जुलने पर कभी शक नहीं किया। जब विश्वास टूटता है तो दर्द ज़्यादा होता है और वही हुआ उस दिन जब प्रोफेसर वासु 2 दिनों के लिए किसी आवश्यक काम से शहर से वापस गए थे। अपना ध्यान रखना बेटी, जाना ज़रूरी है। मैं कल शाम तक लौट आऊँगा, प्रोफेसर वासु ने कहा। आप मेरी चिंता मत कीजिए पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा, हैंडबैग को हाथ में थमाते हुए बबीता ने कहा। अपने पापा के जाने के बाद बबीता सो गई। दिन में सोना उसे बहुत पसंद था। अक्सर जब उसे दिन में कोई काम नहीं होता तो सोना उसके प्रिय कामों में से एक था। जब नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। उठकर चाय बनाया। चाय की 1-2 चुस्कियाँ ही ली होगी तो बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि कौन आया है। अनुराग, चाय पियोगे? तुम्हारे हाथ की चाय कौन बना कर सकता है भला? तुम भी ना? मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बबीता जैसे ही उठने को ही अनुराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। कलाई में पहने सोने के कंगन को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे कंगन बहुत खूबसूरत, और मैं और मेरी कलाई, क्या वो नहीं? बबीता ने मुस्कुराकर पूछा। उसकी तो क्या तारीफ़ करूं, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ऐसा कुछ करो कि हम दोनों एक हो जाएं, अनुराग ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा। लेकिन अभी तो चाय बना लेने दो। इतना कहते हुए उसने झटके से अपनी कलाई अनुराग के हाथ से छुड़ाई और किचन की ओर तेज़ी से चली गई। दोनों चाय पीते हुए घंटों बातें करते रहे। पहली बार इतनी छूट मिली थी अकेले में बातें करने की, मज़ा आ रहा था। इस मौके को दोनों खोना नहीं चाहते थे, लेकिन जब खाना खाने के बाद कोई बहाना न बचा तो अनुराग को जाना ही पड़ा। जाते जाते बबीता को बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन बबीता छिटककर अलग हुई और गुड नाइट कहते हुए दरवाज़ा को बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। किसी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए सोने चली गई, लेकिन अनुराग के ख्यालों में खोई रही। उधर अनुराग भी बबीता के ख्वाबों ख्यालों में रात भर खोया रहा। जब नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। नहा धोकर जब बबीता से मिलने की तैयारी हो रही थी तो बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी कि अनुराग जा न सका। वह बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रकृति भी कभी कभी अपने माध्यम से कुछ अनिष्ट रोकने का प्रयास करती है, लेकिन शायद प्रकृति के इस इशारे को अनुराग नहीं समझ सका और हाथ में छाता लेकर बबीता के घर की ओर चल पड़ा।
बारिश की बूंदों से खेलती हुई बबीता काफ़ी हद तक भीग गई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गुलाबी समीज सलवार का भीगा हुआ हिस्सा गहरे रंग का हो गया था। अनुराग ने जब उसे इस रूप में देखा तो उसे बाहों में जकड़ लिया। क्या कर रहे हो अनुराग, प्लीज़ छोड़ो मुझे। यह बोलते हुए बबीता अंदर चली गई। अनुराग भी बबीता के पीछे पीछे गया और फिर ऐसा कुछ हो गया जिसका किसी को अंदाज़ा न था। फिर दोनों बेड पर बेसुध पड़े थे, दुनिया से अनजान और गहरी नींद में। आज प्रोफेसर साहब के लौटने का दिन था और वो आ चुके थे। जब बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खुला तो प्रोफेसर साहब खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। जो कुछ थोड़ा बहुत नज़र आया समझने के लिए काफ़ी था। मेरी नज़र में गलत तो कुछ भी न था और गलती भी किसी की न थी, लेकिन एक बूढ़े बाप का भरोसा टूटा था। जब उनके रोने की आवाज़ अंदर पहुंची तो जल्दी से दरवाज़ा खुला। नफ़रत से भरे 4 थप्पड़ जब अनुराग के गालों पर पड़े तो उसके दर्द से खुद ही प्रोफेसर साहब यानी थप्पड़ मारने वाले ज़मीन पर गिर पड़े। अफरा तफरी में जब तक अनुराग और बबीता ने उन्हें सोफे पर लिटाकर कुछ कहने की कोशिश की, तब तक खामोश हो चुका था सुनने वाला। अनुराग और बबीता टूट चुके थे। वे दोनों अपने आप को इन सबों के लिए जिम्मेदार मानते थे। अनुराग के लाख समझाने का भी बबीता के ऊपर कुछ असर न पड़ा और अनुराग से दूर रहने का फैसला किया। अनुराग को जाना पड़ा। जब इस चलचित्र की कहानी का पटाक्षेप हुआ तो अनुराग कॉलेज के कैंपस से टहलते हुए बबीता के घर तक आ चुका था। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। कहाँ हो सकती है वो, ऐसा सोचते हुए वो गेस्ट हाउस में लौट आया। अगले दिन सेमिनार के क्रियाकलाप से निवृत्त होकर वह फिर बबीता के घर की ओर खींचा चला गया। उसके घर की हालत देखकर वह चौंक सा गया, जो कि कल रात अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पाया था। जंग लगे गेट पर बाहर से जंग भरा ताला लगा था, जो इस बात का प्रमाण था कि वर्षों से इस गेट को खोला नहीं गया था। घर के कैंपस में उगे बड़े बड़े सूखे घास, घर पर लटकते हुए जंगली पौधों के बेल और मकड़ी के जाले, घर के उड़े हुए पेंट इत्यादि इस प्रमाण को सच साबित कर रहे थे। इस घर से जुड़ी हुई 20 साल पुरानी यादें अनुराग को रोमांचित कर रही थी। वह देख रहा था उस जगह को जहाँ बबीता बारिश की बूंदों से खेला करती थी, वो खिड़की जहाँ से बैठकर उसका इंतज़ार किया करती थी, वह बेड, वह सोफ़ा। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाउंड्री के एक टूटे हुए भाग की तरफ से अंदर की ओर दाखिल हुआ। अंधेरा होने को चला था। वह देखना चाहता था बबीता से जुड़ी तमाम चीज़ों को और इस कौतूहलवश टॉर्च की रोशनी में अंदर झांकने का प्रयास करने लगा, लेकिन धूल से भरी खिड़कियों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब जर्जर खिड़की को साफ करने का प्रयास किया गया तो वह तेज़ आवाज़ के साथ धड़ाम से नीचे गिरी। अनुराग के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। हिम्मत करते हुए उस खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी में दोनों सोने के कंगन चमक रहे थे, लेकिन एक कंकाल के हाथों में दोनों चांदी की पायल भी चमक रही थी, जिसकी छमछम की आवाज़ अनुराग को प्यारी लगती थी, लेकिन ये भी उसी कंकाल के पैरों में और सोने की चेन गले में। अनुराग का गला भराया था। थोड़ा और आगे बढ़ा और सोफे पर लेटे कंकाल को उठाकर गले से लगाना चाहा तो दोनों घुटने के बीच एक छोटी बच्ची का कंकाल देख वह पूरी ताकत से चिल्ला उठा। आवाज़ वापस लौट कर आ रही थी, मानो कोई पापा कहकर पुकार रही थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी एक मौत ऐसी भी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जल्द ही मिलेंगे
एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।